अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज ईद का तीसरा दिन है, हमारी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। नाजरीन, इस मरतबा कोरोना वायरस और ईद से एक दिन पहले जो कराची में तैयारा हादसा हुआ, उस वजह से ईद बिल्कुल गैर रिवायती तौर पर मनाई गई। ना तो आवाम में ज़ाहिर है वो पहले वाला जोश व खरोश था, ना वो खुशी थी, ना ही वो ईद की जो एक फेस्टिविटी होती है हर साल वो भी नज़र नहीं आई। इस मरतबा तो कोरोना वायरस का जो खौफ था, इसने ही ईद पर भी अपनों के जो है ना करीब नहीं आने दिया। ईद की नमाज के बाद हमने देखा कि उस पर भी लोगों ने अवॉइड किया कि एक दूसरे से गले ना मिला जाए, हाथ ना मिलाया जाए। लेकिन ये जो एहतियात थी बहुत ही कम जगह पर देखने में आई। मुल्क भर में आवाम की अक्सरियत ने तो जो SOP से उनको हवा में उड़ा दिया, और इसी बेहतियाती की वजह से शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने लॉकडाउन में नरमी का जो फ़ैसला है इस पर नज़रसानी का भी इंदिया दिया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ये कहते हैं कि ईद उल फ़ितर पर SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही है। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत जो है जो सारी सूरत हाल है इसका असर नौ जायज़ा लेगी, और अगर ज़रूरत महसूस की गई और हमें SOPs पर पाबंदी होती हुई नज़र नहीं आई तो यकीनन जो लॉकडाउन का फ़ैसला है इस पर नज़रसानी करना पड़ेगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था कि पाकिस्तानियों को मैं ये तनबीह करना चाहता हूँ कि एहतियाती रवैया ना अपनाया और इसे बरकरार ना रखा तो जो सूरत हाल है ये बहुत बड़े साने में तब्दील होने जा रही है। जबकि ईद से पहले भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ये कहा था कि मुल्क भर के बाज़ारों में, मार्केट्स में आवाम का बहुत हजूम है। इस सूरत हाल में नताइज के जो ज़िम्मेदार हैं ये आवाम खुद होंगे। हुकूमत ने SOPs बना दी हैं, इस पर यकीनन अमल दरामद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आवाम की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 57,000 से बढ़ चुकी है, जबकि 1,200 के करीब अफराद जो हैं इस वबा की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क में तकरीबन 5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन में नरमी की वजह से मुल्क भर में कोरोना केसेस में 15 से 20% इजाफा भी है, जो कह रहे हैं जी हो सकता है। क्या हमारा जो निज़ाम सेहत है, जो सिचुएशन है हमारे हेल्थ सिस्टम की, क्या अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे, क्या ये सिस्टम जो है ये इतना बोझ उठाने की सक्कत रखता है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मुशीर सेहत हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा, ईद से पहले जो लॉकडाउन में नरमी की गई, जो बाज़ार खुल गए, मार्केट्स खुल गई, फिर हमने देखा कि आखिरी हफ्ते में तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग्स थी उसको भी 5 बजे की बजाय 10 बजे तक कर दिया, ताकि जो लोगों की ईद की जो काम है, शॉपिंग्स है, वो कर सकें। आप बता सकते हैं कि इस नरमी के बाद किस हद तक, कितने % केसेस बढ़ने की तादाद में इजाफा हुआ है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने शुरू में कहा, मैं भी आपको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ कि ये ईद बड़ी मुख्तलिफ ईद है जी। बहुत सी ट्रेजिडीज़ के दरमियान हम ये ईद मना रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है लॉकडाउन में ईद करने की, और आप ये मेरे से पूछ रही हैं कि उसका असर क्या हुआ पाकिस्तान में केसेस के ऊपर, तो होता यूँ है जी कि जब भी कोई इस तरह की इंटरवेंशन की जाती है तो उसका फौरी असर नहीं होता। कम अज़ कम उसमें 2 से 3 हफ्ते दरकार होते हैं उसका असर देखने के लिए। तो अभी इट विल बी टू अर्ली से कि जी क्योंकि हमने लॉकडाउन खत्म किया या यदि इसमें नरमी लाए तो इस वजह से केसेस ज़्यादा हो गए, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे ये भी कि अभी तक कम अज़ कम जो पैटर्न चल रहा था लॉकडाउन करने से पहले, उसमें कोई खातिर तब्दीली नहीं आई अभी तक। लिहाजा ये कहना इस वक्त प्रीमेच्योर है कि लॉकडाउन ना करने या उसमें नरमी करने की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। मसला ये डॉक्टर साहब, लोगों को ये रियलाइज करवाना जरूरी है कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। लोग तो जिस तरीके से उमड़ उमड़ कर बाहर निकले हैं पिछले दिनों में, तो लोगों ने शायद ये समझा कि हुकूमत ने इजाजत दे दी और इसका मतलब ये है कि कोरोना खत्म हो गया। ये लोगों में रियलाइजेशन का आना बहुत जरूरी है। और क्या अगर इसी तरीके से हम देखेंगे कि लोगों ने SOPs की पाबंदी नहीं की, तो आप लोग जो लॉकडाउन में नरमी का फैसला, इस पर नजरसानी कर सकते हैं, दोबारा से हम लॉकडाउन की सिचुएशन में जा सकते हैं?
जी अगेन ये एक बात मैंने कल भी की थी और आज भी कर रहा हूँ, और ये बात हम पहले भी करते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जब भी कोई ईज करते हैं हम लॉकडाउन में तो यानी इस अंडरस्टैंडिंग के तहत करते हैं कि लोग बताई गई जो एहतियातें हैं उन पे अमल करेंगे। अगर वो नहीं करते तो है कि उसमें नजरखानी की जो गुंजाइश है वो तो हमेशा होती है। आपको याद होगा कि जब मसाजिद के हमने SOPs बनाए थे तो उसमें भी 20 नुक्ते थे, और आखिरी नुक्ता ये था कि अगर पहले 19 नुक्तों के ऊपर अमल नहीं होगा तो फिर हम मसाजिद बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं। यही चीज जो है आप इतला सकते हैं इसका बाकी तमाम SOPs भी। और मैंने जो ये कल कहा वो से बात में ये ऐसे लगा कि जैसे हमने कोई फैसला कर लिया, नहीं कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हम डेली की बुनियाद के ऊपर सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं। सही। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मुनासिब समझेंगे, उसके असरात देखेंगे, उनका तज्जिया करेंगे, तो साथ साथ फैसले भी करेंगे NCOC के अंदर। सही। अच्छा, और वो इज्तिमाई फैसले होते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी आपने बताया कि पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ तक एक दिन पहले तक 4,83,656 टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में 56,049 जो हैं वो मुस्बत आए हैं। मतलब केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, रिजल्ट्स आते जाएंगे, अभी हम कह सकते हैं कि मजीद और केसेस हो सकते हैं। अगर हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ाते हैं तो हो सकते हैं और ज़्यादा केसेस आएँ। डिपेंड करता है कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। केसेस जो होते हैं ना जी, उनका ताल्लुक बराह रास्त इस चीज़ से होता है कि आप टेस्ट कितने कर रहे हैं, और फिर उन ये जाने वाले लोगों के अंदर जो केसेस की शरह है वो आपके सामने आ जाती है। तो हमें पास अभी तक गालिबन मैंने जब कल बताया था तो ये जो 56,000 आपने बताए हैं ये तकरीबन 11.6 मेरा ख्याल है कि लेकिन इसको डेली की बुनियाद पे देखते हैं। किसी दिन ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है, लेकिन इसकी जो अब तक की मजमूई अगर आप शरह कहें तो वो 11.6 है। ये शरह है, ये निस्बतन कम है बहुत सारे ममालिक में जहाँ टेस्टिंग हुई उसकी निस्बत, और यकीनन कुछ अवामिल कार फरमा है पाकिस्तान में कि जिसके मूजब हमारे पास टेस्टिंग बढ़ाने के बावजूद केसेस में उस कदर इजाफा नहीं हुआ जिसकी के तवक्को की जा रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको इजी लेना शुरू कर दें, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम तमाम अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं क्या वो ये बिल्कुल उनके पास डाटा है जो रिकवर्ड पेशेंट है, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, जो प्लाज्मा ट्रांसफ़र करने का जो एक प्रोसेस है जो शुरू हुआ है, क्या तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड है हुकूमतों के पास, ताकि अगर इस पर ज़्यादा आपने काम करना है, लोगों का इलाज करना है, तो एक रिकॉर्ड होगा, डाटा होगा, तो आप वो कर सकेंगे ना? जी, जो आपके सामने कौमी अदाद-ओ-शुमार रखे जाते हैं NCOC की जानिब से, वो दरअसल मजमुआ होता है उन अदाद-ओ-शुमार का जो हमें सूबाई हुकूमतों से मिलते हैं, या हम यूँ कहें सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के उनको इकट्ठा करते हैं एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, ताकि उन अदाद-ओ-शुमार का कंपैरिजन भी किया जा सके, यानी कि उनका तकाबली जायज़ा भी लिया जा सके बिटवीन प्रोविंसेस, और उनका जो सम ऑफ नंबर्स हैं उनको कौमी सतह पे पेश भी किया जा सके। तो अदरवाइज तो हम ये जो सारे अदादों में पेश करते हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद के तो नहीं है ना, ये तो पूरे मुल्क के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है कि ये डेटा एग्जिस्ट है तो उसी को हम आपके सामने रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आलमी इदारा सेहत ने जो कोरोना के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरीन का जो क्लिनिकल ट्रायल इसको रोकने की बात की है, और जो रिसर्च सामने आई है कि बड़ी इम्कानात इसके मौत के बढ़ सकते हैं, क्या पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हो रहा था, इस पर काम हो रहा था इसके क्लिनिकल ट्रायल पर? जी, इस सिलसिले में चंद एक क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, और जिनको इत्तला के बाद हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो इसको जिस तरह के आलमी सतह पे उन्होंने फैसला किया है वो इसको ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन वो
जिसे कहते हैं ना पॉज कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं कि इसके जो डेटा है इसका मजीद तजिया किया जा सके। सही। और फिर हतमी फैसला किया जाएगा कि इनको जारी रखना है या नहीं। ठीक है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर साहब, जो मेडिसिन स्कैंडल सामने आया था कि कुछ दवाइयों की जो इजाज़त दी गई उसकी आड़ में और दवाइयाँ जो हैं वो इंपोर्ट कर ली गई, वो इन्वेस्टिगेशन, वो सारा प्रोसेस डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि ज़ाहिर है काबीना के जो फैसले हैं उनसे हटकर अगर कोई काम किया जाता है तो इस पर यकीनन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली जी, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं मालूम कि किस स्टेज पे पहुंची है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि काबीना से के फैसले से हट के कोई चीज़ नहीं की गई। अच्छा, ठीक है। बहरहाल ये तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला भी पहले किया गया था और अब लॉकडाउन में दोबारा से जो कह रहे हैं कि इस फैसले पर नज़रसानी हो सकती है, अब ये फ़ैसला भी किया जा रहा है। पंजाब में भी ये कहा जा चुका है बार बार कि अगर लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किए तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इस बार वफाकी हुकूमत के बरक्स सिंध हुकूमत लॉकडाउन में दोबारा सख्ती के ख़िलाफ़ जो है वो नज़र आ रही है और सूबे में सख्त लॉकडाउन का इम्कान जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है। सिंध में इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। क्या इसकी वजह हम ये कहें कि टेस्टिंग कैपेसिटी का ज़्यादा होना है या सिंध में कोरोना के वार ज़्यादा तेज़ हैं? तशवीशनाक बात यह है कि सूबा सिंध में कोरोना से बच्चे भी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 2 मई तक सिंध में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 253 थी, जिसमें सिर्फ 20 रोज़ में 3 गुना इजाफा हुआ है। सूबे में 10 साल तक के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 788 से ज़्यादा हो चुकी है। बच्चों में इस तेज़ी से कोरोना वायरस के बढ़ने की आखिर वजूहात क्या हैं? ईद पर बाज़ारों में अवाम का जम गफ़ीर रहा और इस नरमी का तखमीना आइंदा 14 से 15 रोज़ में यकीनन सामने आ जाएगा कि इसके क्या असरात हुए हैं, किस हद तक कितने % केसेस ज़्यादा हुए हैं। क्या सिंध हुकूमत ने इसकी तैयारियाँ कर रखी हैं? ईद के बाद सिंध में कारोबार के क्या औकात कार होंगे? क्या SOPs बनाए जाएंगे? सिंध हुकूमत इस बारे में सोच क्या रही है? दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ हुआ है कि कराची में PIA के तैयारा हादसे में हलाक होने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लवाहिकीन मुर्दा खानों से किसी कानूनी इजाज़त नामे के बगैर लाशें शनाख्त अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसके बगैर जो है ना वो लोग जो है ना वो डेड बॉडीज़ लेकर जा रहे हैं। समाजी कारकुन फैसल ईदी के मुताबिक PIA तैयारा हादसे में जाबाक होने वालों के वर्सा हंगामा आराई और ज़बरदस्ती करते हैं और अपने तौर पर बगैर किसी अथॉरिटी लेटर के अंदाजे पर लाशें जो है ना वो लेकर जा रहे हैं। अब सिंध हुकूमत इस मामले पर क्या कर रही है, क्या इक़दाम उठा रही है, इस पर मैं बात करूंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। ईद का तीसरा दिन है, ईद मुबारक आपको। लेकिन हम पहले भी वही बात कर रहे थे सईद गनी साहब कि इस बार तैयारा हादसा, फिर कोरोना, ईद की खुशियाँ इतनी ज़्यादा फीकी हैं कि वो फेस्टिविटी इस बार नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि फ्रांसीसी माहिरीन की जो टीम आई है, ज़ाहिर है वो हेल्प करेगी जो यहाँ पर टीम इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर रही है, लेकिन अलमिया ये है सईद गनी साहब यहाँ पर कि शुरू में तो सब कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, लेकिन जिम्मेदारों का तयन आज तक कभी नहीं हो पाया। माजी के हादसात हम लोगों के सामने हैं। क्या इस बार ये उम्मीद की जाए कि चंद अफराद पर जिम्मेदारियाँ डालकर फाइलों को बंद नहीं कर दिया जाएगा? मैं जो पायलट थे सजाद गुल, उनके बच्चों के बयानात पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं हमें बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर कि हमारे वालिद पर इस तरीके से जिम्मेदारी डाली जा रही है। भाई मरने वाले ने भी कभी आकर अपनी सफाई दी है कि मेरी गलती थी या नहीं थी? ये तो बड़ा आसान होता है मरने वाले पर जिम्मेदारी डालना। मैं ये समझता हूँ कि पाल्पा की तरफ से जो हमारे यहाँ पायलट्स की एसोसिएशन है, उन्होंने एक बड़ी रीजनेबल डिमांड रखी है और उसको माना जाना चाहिए अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी है। अगर नहीं होनी तो फिर जो मर्जी बना लें। उन्होंने ये कहा है कि एक नुमाइंदा उनका होना चाहिए कमेटी के अंदर। मैं समझता हूँ जायज बात है, बिल्कुल। एक उन्होंने ये कहा है कि सिविल एविएशन की कोई इंटरनेशनल बॉडी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव एक इसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक उन्होंने कहा है कि पायलट्स की कोई इंटरनेशनल फेडरेशन है,
एक उनका नुमाइंदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और एक एयरबेस कंपनी के जो लोग खुद ज़ाहिर है कि वो करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन इस कमेटी के अंदर भी उनका एक नुमाइंदा होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, अगर किसी शख्स ने, किसी इदारे ने, किसी हुकूमत ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करानी है तो फिर उन्हें किसी शख्स की शमूलियत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा खदशा है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा अंदेशा ये है कि जब पहली मरतबा PIA की ये फ्लाइट लैंड कर रही थी तो एयरपोर्ट पर जो इमरजेंसी के इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं थे। नॉर्मली जब फ्लाइट लैंड करती है इस तरह की तो आपको नजर आती है कि एम्बुलेंसेज वहाँ होती हैं, फायर ब्रिगेड वहाँ पर होती है और इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो सूरत हाल हमें एयरपोर्ट पर शायद इस हादसे के बाद भी नजर नहीं आई है। तो ये मेरा अपना खदशा है, अंदेशा है। ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन इससे मुराद नहीं हमें करना चाहिए। हुकूमतों को सोचना चाहिए सईद गनी साहब के रिहायशी जो गुंजान आबाद इलाके हैं उन्हें एयरपोर्ट के करीब नहीं होना चाहिए, रिहायशी आबादियाँ एयरपोर्ट के करीब नहीं होना चाहिए। ये जो हादसा हुआ है ये इसने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं कि हुकूमतों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। लाहौर का एयरपोर्ट देख लें, कराची का एयरपोर्ट देख लें, लोगों के घरों की छतों से रनवे नजर आते हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा अलमिया, इस पर अब हुकूमतों को सोचना चाहिए सईद गनी साहब। देखिए, मैंने फिर अर्ज करूंगा, मैं चूंकि ये एविएशन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट जो हैं वो आबादियों के करीब मौजूद हैं। और देखिए, जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, खुदा ना खास्ता, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहाज का जो हादसा है वो एयरपोर्ट के करीब ही आकर हो। एयरपोर्ट से दूर भी होते हैं, दरियाओं के बीच में भी हो जाते हैं, समंदरों के बीच में भी हो जाते हैं, आसमानों में भी हो जाते हैं और आबादियों के ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये तो अब टाइमिंग्स होती हैं कि जहाज कहाँ पे करता है, जहाज जितना ट्रेवल करता है वो आबादी के ऊपर से सारा गुजर के जाता है। खुदा ना खास्ता उसको कहीं हो तो आबादी को डैमेज कर सकता है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है, हो सकता है कि इससे एग्री करें लोग कि ये आबादी बिल्कुल करीब तो नहीं होनी चाहिए, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन शायद बिल्कुल आबादी से बहुत दूर एयरपोर्ट बनाने का कोई सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता कि चूंकि वहाँ जहाज लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, इसलिए आबादी करीब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस जरूर होना चाहिए, जो होता भी है। हाई राइजेज वहाँ बना होती हैं, नहीं बनती हैं और वो नहीं बनती हैं, लेकिन जो हमारे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जितनी इमारत बनती भी हैं तो उसकी जो परमिशन दी जाती है उसके अंदर सिविल एविएशन की अप्रूवल जो है वो जरूरी होती है। सही। अच्छा सईद गनी साहब, हुकूमत ने तो अपने तय ऐलान किया है मुतासरीन के लिए, जो वफात पा गए उनके लवाहिकीन के लिए, क्या सूबाई हुकूमत भी लोगों को कंपनसेट करेगी जो नुकसानात भी हुए हैं या जिनकी जानें चली गई हैं उनके लवाहिकीन को? देखिए, जो एयरलाइन क्रैश होते हैं उसके अंदर जो एयरलाइंस होती हैं वो पे करती हैं और अच्छा खासा उनको पे करना चाहिए। ये दुनिया भर में एक राइज उसूल तरीक़ेकार है, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत का कोई बनता है। लेकिन जो घर वहाँ डैमेज हुए हैं, जो अमलाक लोगों की नुकसान जिनको पहुँचा है, PIA ने कहा तो है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर उन्होंने नहीं किया तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि सिर्फ गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करे। अच्छा, फैसल ईदी सईद गनी साहब के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अभी शनाख्त हो रही है, शनाख्त किए बगैर जो है लोग लाशें लेकर जा रहे हैं, तो बड़ा अलार्मिंग है। शनाख्त किए बगैर कैसे किसी को डेड बॉडी दी जा सकती है? आप लोगों को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। नहीं, हम ही कर रहे हैं, ये सारा सिंध गवर्नमेंट के ही उसमें है और सिंध गवर्नमेंट ने ही जो डेड बॉडीज थी, चूँकि ईदी की और शिफा की मॉर्चरीज बड़ी हैं तो हमने वहाँ पर ही रखवाई थी और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। और फैसल ईदी ने मुझे भी ये बताया था इशू जो आपने बताया हो। देखिए, एक तो हमें इस बात का एहसास है कि जिन फैमिलीज के साथ ये सानिया हुआ है, जिनके अफराद इस हादसे में शहीद हुए हैं, ज़रूर उन्हें परेशानी है। तो ज़ाहिर दुख होता है कि प्यारा चला जाता है, फिर उसके बाद डेड बॉडीज शनाख्ती होती हैं, फिर उसके बाद ताख़ीर हो रही होती है। लेकिन ये बात उन्हें भी समझनी चाहिए कि अगर उसमें ताख़ीर हो भी रही है तो उसका सबब सिर्फ ये है कि जो अफराद हैं उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनके अजीज़ व अक़ारिब के हवाले वो डेड बॉडी की जाए। ये हमारे लिए बहुत आसान होता कि हम जिस तरह से डेड बॉडीज आई थी और जिस तरह जो शख्स कहता हम उसके हवाले कर देते, शायद हमारे ऊपर से भी प्रेशर ख़त्म हो जाता और उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाती। लेकिन ये नामुनासिब होता बहुत ज़्यादा। जो लाशें पहली रात शनाख्त हो गई थी हमने वो वापस की। इन लाशों की शनाख्त एक दिन बाद हो गई थी, DNA के बाद फौरी तौर पर जिनकी कोई हो गई वो हमने वो हवाले कर दी। लेकिन कुछ अभी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही।
तो मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम वोरसा से कि वो ज़ाहिर है कि उनके सेंटिमेंट्स अपनी जगह हैं, वो इस पर थोड़ा सा सब्र करें और जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल होने दें। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा, कुछ हमारे और दोस्त भी ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इस मौके पर वो लोगों के जज्बात के साथ मत खेलें। सही, जाकर लोगों को इस तरह ना उकसाएं कि वो इस किस्म की हरकतें करें। ये देखिए, सबका मिला जुला एक तकलीफ है और सब ये चाह रहे हैं कि ये बेहतर तरीके से ये सारी चीजें मैनेज हो जाएं और हुकूमत उसमें ये कोशिश करे। बिल्कुल। आखिरी सवाल सईद गनी साहब, ईद के बाद कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद क्या आप लोग लॉकडाउन की तरफ वापस जा सकते हैं? क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेस्टिंग हो रही है केसेस तो सामने आते जा रहे हैं, तो क्या आप लोग इस फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं कि लॉकडाउन दोबारा से कर दिया जाए? जी, हमारे यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे ना पंजाब से या केपी से शायद, तो हमारे यहाँ निस्बतन अब भी लॉकडाउन मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें आज भी बंद हैं। हमें बहुत ज़्यादा कहा गया कि हम बाज़ारों के टाइमिंग्स बढ़ा दें, हमने नहीं बढ़ाए। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन इक़दाम को करने का जो पंजाब में किए गए, हमने नहीं किए। पंजाब में तो मैंने सुना है जितने मज़ार थे वो भी खोल दिए गए हैं और सिनेमा हॉल्स भी खोले जा रहे हैं और जितनी एक्टिविटीज़ जो बैन थी वो तमाम की तमाम शुरू की जा रही हैं। रेस्टोरेंट्स का भी मैंने सुना है कि वो खोल रहे हैं। तो बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो फैसले NCC की मीटिंग में 7 मई को हुए थे, सूबा सिंध की वो वाहिद हुकूमत है जो उन फैसलों पर खड़ी है। अच्छा। जो PTI की अपनी हुकूमतें थी वो उससे पीछे हट गई और इवन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तासुर ले लिया कि शॉपिंग मॉल सिंध हुकूमत क्यों नहीं खोल रही है। भाई, सिंध हुकूमत का फैसला ही नहीं था, फैसला तो NCC का था और उसमें तमाम सूबों ने मिलकर किया था, लेकिन वो फिर हमारे ऊपर डाल दिया गया और फिर मॉल हमें खोलने पड़े। जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके नतीजे में हमने जो SOPs बनाई हुई वो अपनी जगह मौजूद हैं। अलबत्ता उस पर अमल दरामद शायद जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हालात अगर खुदा न खासा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाते हैं, तो हम SOPs को मज़ीद सख्त करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश होगी कि फ़ैसले वफाकी सतह पर हों, NCC में हों। हमारे साथ बदकिस्मती है कि हमारे गले में जो ये मेच्योर किस्म की अपोजिशन पड़ी हुई है, उन्होंने जितना गंद इस सूबे के अंदर मचाया हुआ है आप उसका तस्वुर नहीं कर सकती हैं। वो सवाए एक्सप्लॉयटेशन के, सिंध हुकूमत को ख़राब करने के, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने को वो तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को काम करने देने को वो तैयार नहीं है। बहरहाल जो भी हो, इत्तफाक राय से होनी चाहिए। NCC में जो भी फैसले हों वो तमाम सूबों में ज़ाहिर है उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम सिंध हमारे साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, चीनी पर आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक करना यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बेहतर इकदाम है जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। लेकिन अब रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। ऑपोजिशन की बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़े का मुतालिबा किया है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इक़्तिसादी राबता कमेटी और काबीना के सरबराह के तौर पर हर फैसले के जिम्मेदार हैं। अगर शहबाज शरीफ की मंतक को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या वाकई वज़ीर आज़म भी इसके जिम्मेदार है और उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए क्या? जबकि चीनी कमीशन रिपोर्ट में वफाकी वज़ीर असद उमर, वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयानात का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त की जो वजूहात कमीशन को बताई वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं, जिसका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिनको फोरेंसिक रिपोर्ट में गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सब्सिडी देने की जो वजूहात बताई वो भी गैर तसल्ली बख्श उनको करार दिया गया। इसके अलावा शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मसाबकती कमीशन का जो किरदार है इस पर भी इस रिपोर्ट में सवालात उठाए गए हैं। मतलब ये हुआ जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो कसूरवार और जिन्होंने फ़ायदा दिलवाया वो बरी ज़िम्मा। आखिर ये क्यों और ये कैसे हो गया? जबकि अहम सवाल ये कि जो कि अभी भी जवाब तलब है कि रिपोर्ट तो सामने आ गई है, अब जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या इसका हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है? दूसरी तरफ अहम और हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी और वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार का नाम चीनी स्कैंडल में भी था, IPP's रिपोर्ट में भी था, जबकि उनके खिलाफ नैब की तहकीकात चलने की खबरें भी गर्दिश करती रहीं।
वज़ीर-ए-आज़म भी इनका दिफा करते नजर आए, लेकिन ये हर चीज़ से निकलने में जो है ना, बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये क्या उनकी लक है या मामला कुछ और है? चीनी फ्रांसिक रिपोर्ट ने, हुकूमत ने और अपोजिशन में मौजूद एक जो खलीज थी, एक फासला है, ये मजीद बढ़ गया। आइंदा माह से मुल्की तारीख का सबसे तवील तरीन कौमी असम्बली का सेशन भी शुरू होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात यकीनन वहाँ भी नजर आएंगे, और अगर इस बार भी पार्लियामेंट में सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात और तनकीद ही होनी है तो फिर इस तवील तरीन इजलास बुलाने का क्या फ़ायदा? क्या ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ नहीं है? फिर दूसरी तरफ फिर कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें हो रही हैं, नैब कानून में तब्दीली की बातें हो रही हैं, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आपने वक्त दिया। ईद मुबारक आपको साफ़ी साहब। साफ़ी साहब वालेकुम सलाम शाजिया, आपको मुबारक। थैंक यू साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, ईद से पहले सियासत में एक चीज़ पर बहस हो रही थी और वो थी चीनी पर जो फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आई। जहांगीर तंजीम साहब पर इल्ज़ामात लगे वो इनकारी, मोनिस इलाही पर लगे वो इनकारी, जिन को जिम्मेदार ठहराया गया सब इनकारी। अब सवालात ये उठ रहे हैं, जिन्होंने फैसले किए ईसीसी, मतलब कि जिन्होंने बरामद करने की इजाज़त दी, फिर जो उन्होंने कमीशन को जवाबात दिए वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श, मतलब ये कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको सिर्फ आप सज़ा दे दें, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा दिलवाया वो बरी-ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और ये सिलेक्टिव जस्टिस होने जा रहा है? देखिए, एक तो जाहिर बात है कि हमारे दीनी अहकामात तो यही है कि वो हदीस हम सब के सामने है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो यहाँ तो मैं खैर वो जहन्नमी का वो नहीं, लेकिन अगर कसूरवार के लिहाज से आप देखें तो जिसने इस लूट मार का मौका फराहम किया तो वो मेरे ख्याल में लूट मार से फायदा उठाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार है। अब जाहिर बात है कि जो कोई भी कारोबार करता है वो तो कमाई के लिए करता है। मसलन आज अगर हमारी इंडस्ट्री को जो जिसके हम मजदूर हैं, अगर हुकूमत उसको कोई सब्सिडी देना चाहे, कोई बरात देना चाहे, तो हर मालिक और हर जर्नलिस्ट लामहाला वो तो उससे उठाएगा ही फायदा। फिर आप देखिए कि जब इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रही थी तो मैं बिल्कुल यानी ये मानता हूं कि मैं इकोनॉमी को बिल्कुल ना समझने वाला आदमी हूं, उससे नाबलद आदमी हूं, लेकिन वो मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बोझ बनेगा, इसलिए उसकी मुखालफत में मेरे वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर जब सब्सिडी दी जा रही थी तो सब्सिडी की भी हम जैसे लोगों ने भी मुखालफत की कि भाई ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि इन लोगों को आप सब्सिडी से नवाज रहे हैं। अब जो रिपोर्ट है, लेकिन जवाब देते हैं कि सब्सिडी देना कोई जुर्म तो नहीं है, जवाब तो ये दिया जाता है। नहीं, सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सब्सिडी देना उस सूरत में ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई सनत मुल्क के लिए बहुत बड़े फायदे का बाइस बन रहा हो और वो सनत उस वक्त किसी बहरान का शिकार हो। अब आपने देखा कि और उसका जो है आम आदमी को फायदा मिल रहा हो। अब यहाँ पे तो हम देख रहे थे और हर किसी को मालूम था कि ये जो माफिया है ये कम कीमत पे वो गन्ना लेता है, फिर चीनी महंगे दामों लोगों को फरोख्त करता है। फिर हमें ये भी मालूम था कि मुल्क के अंदर अभी अपनी ज़रूरत है, लेकिन बाहर अगर आप भेजेंगे तो बाहर की मार्केट में चीनी की रेट वो कम है, तो आप इनको सब्सिडी वो नाजायज़ बन रही थी। इसीलिए देखें, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसकी मुखालफत बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन पहले तो एक्सपोर्ट की जो इजाज़त दी तो कमीशन की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उसमें असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट की जस्टिफिकेशन बयान की है कि हमने क्यों उनको दी। लेकिन कमीशन ने उनके बारे में ये कहा है कि नॉट कन्विंसिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। सलीम साहब, इस सारे मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वाज़े नजर आता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर अब कानून बनाने की क्या जरूरत है? जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जहां मफादात का टकराव वहां फायदे तो हासिल किए जाते हैं। आप खुसरो बख्तियार साहब को देख ले, रज़ाक दाऊद साहब पर सवालात उठ रहे हैं कि जब इनके नाम आ रहे हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आपको कानून बनाना याद आ गया। मतलब कानून बनाने से पहले जिसने इससे फायदा उठा लिया वो बरी जिम्मा हो जाएगा, ये कैसे?
देखिए शाजिया, ये तो हर किसी को इल्म था कि ये जो लोग लोटा बनते हैं अपनी क़यादत को छोड़ के, ये 99% वो लोग होते हैं कि जिनके माली मामलात खराब होते हैं, जिन पे नैब के केसेस बन सकते हों, जिन्होंने रातों रात माल कमाया हो, वही लोग ज्यादा ब्लैकमेल होते हैं और वो वफादारियां बदलते हैं। तो ये खिसरो बख्तियार, ये सारे वही लोग थे कि आप देखें कि हर हुकूमत में वो क्यों लोटा बन जाते हैं, इसलिए कि वो उनके मामलात ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर किसी को पता था कि आज से 2 महीने पहले तक इस पार्टी का मुख्तार वो जहांगीर तरीन साहब और इस किस्म के लोग थे। आप देखिए कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी माफियाज हैं, ये तो अभी एक चीनी मीठी चीज है ना, और वो मीठी चीज में जब हमने तहकीक की तो इतनी कड़वाहट निकल आई। बिल्कुल, जब टोबैको माफिया के मामलात को पकड़ा जाएगा, अभी आप इसको मैं देखो कि इस हुकूमत में टोबैको माफिया के 90% लोग इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन माफिया के लोग, का कमीशन इस पर ताखीर क्यों की जा रही है? आप देखिए कमीशन का क्या ही 2 माह के लिए मौखिर कर दिया। वही भी आईपीपीज माफिया के जितने लोग हैं वो इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो रज़ाक दाऊद हो, वो नदीम बाबर हो, वो लोग इस हुकूमत का हिस्सा है, और वो खिसरो बख्तियार हो, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। तो ये तो अगर आप बाकी मामलात में जाएंगे तो वो इससे भी ज्यादा गंभीर सूरत-ए-हाल सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साल 2020 पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा मायूस कुन साबित हो रहा है। कोरोना वायरस आवाम को मुतासर कर रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, फिर जो नागहानी हादसात हैं वो पेश आ रहे हैं, फिर मौसम की कुछ सख्तियाँ हैं। यकीनन ये तमाम अवामिल मिलकर जो मुल्की हमारी सूरत हाल है इसको मुतासर कर रहे हैं। अभी तक तो साल 2020 पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा बेहतर नहीं रहा है। जो बाकी साल रह गया है, क्या वो भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही गुजरेगा, या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है, या मुल्क में कोई इस्तेहकाम पैदा हो सकता है? इस हवाले से सितारे क्या कहते हैं। लेकिन ये एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सितारों का इल्म है ये सिर्फ़ इंसानी अंदाज़े हैं। साइंसी तौर पर जिस पेशन गोई की आप दलील दे सकते हैं वो सितारों का इल्म है, और ये 70 से 75% सिर्फ गाइडलाइन होती है। बाकी ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्हाम सिर्फ पैगंबरों और वलियों की सफ़ात है। अल्लाह के नवाजने या आजमाने का तरीक़ाकार क्या होगा, इसका म्यार क्या होगा, इसका इल्म सिर्फ रब की ज़ात को ही मालूम है। सितारों का इल्म ऐसा ही है जैसा कि हमें माहौलियाती तब्दीली से बारिश का पता चल जाता है, आने वाले तूफ़ान का पता चल जाता है, और पहले से जो एक हिफाजती तदाबीर होती हैं वो इख्तियार कर ली जाती हैं ताकि जो नुकसानात हैं कम से कम हो सकें। मज़ीद रहने वाला जो 5-6 महीने रह गए हैं इस साल के, ये कैसे गुजरेंगे? छोटी तो गुजर गई है मायूसी के साथ और सोग के साथ। अब जो बड़ी 2 महीने बाद आने वाली है, क्या हालात होंगे? फिर कोरोना के हवाले से मैं बात करूंगी। मैंने स्पेशली आज प्रोग्राम में इनवाइट किया है एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया सामिया। ईद मुबारक। लेकिन क्या ईद है इस साल की, आपको पता ही है कि किस तरीके से इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में आप देखें कोरोना को लेकर, फिर जो कराची का हादसा जो पेश है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये साल का, बहुत अनफॉर्चुनेट। समझ नहीं आ रही मुश्किल साल कब ख़त्म होगा। 31 दिसंबर को मुझे याद है जब मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया था तो आपने एक बात की थी जो आज भी मेरे गूंजती है कानों में, कि आने वाला साल इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शाज़िया ये करना चाहिए। तो जब से ही सब कुछ हो रहा है तो मुझे आपकी बात बड़ी याद आती है। तो ये इंडिकेशन थी, इन्हीं हालात की तरफ निशानदेही थी। अच्छा शाज़िया, तो मौका देने के लिए शुक्रिया, और आपका प्रोग्राम तो मेरे लिए एक सबूत के तौर पे वो क्लिप्स भी मेरे पास मौजूद होते हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से वायरल भी बहुत होते हैं। जब मैं और आप कभी इकट्ठे हुए हैं, बल्कि बाकी लोग मुझे कहते हैं जो शाज़िया ज़ीशान के शो में आपने बोला हमें वही मवाद चाहिए। अच्छा। तो वो ये कह के मुझे बुलाते हैं कि जी वही हमें मवाद चाहिए जो आपने उनके शो में बोला है।
शाजिया मतलब बुरी बात कहते हुए देखिए, बीइंग पाकिस्तानी मेरा भी दिल दुखता है। इन हालात में मेरे काम ने भी सफ़र किया है, मेरे भी विज़िटिंग क्लाइंट्स बंद हुए हैं, मेरा भी दिल दुखता है बुरी बात कहते हुए। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो सच है, मुझे कहना इसलिए मजबूरी थी कि अगर मैं इस वक्त सबको रोशन सपने दिखाती, जैसे हम जब 2020 में एंटर हो रहे थे, और थोड़ा सा जिक्र सिर्फ इसलिए करना ज़रूरी है कि जब मैंने इसको पढ़ा, जब हमने 2020 में एंटर होना था, और अल्लाह का शुक्र है कि नए साल के प्रोग्राम्स कहा जाता है कि जी सामिया के बगैर नामुकम्मल होते हैं जब पेशगोइयों का राउंड होता है, तो वो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं सबको कहती थी कि जी अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं, मेरे आसपास के लोगों को जो रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा है वो सच हो जाए। हाँ। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ शाजिया, मेरा जीना मरना यहाँ पे है और मेरा अपना सर्वाइवल यहाँ पे है। बिल्कुल। मैं कैसे सोच सकती हूँ मेरे मुल्क पे बुरा वक्त आए। लेकिन यकीन करें कि फिर उसके बाद हुआ ये कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर मुझे नज़र आती थी, मैं कोरोना का क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी कि मैंने कोरोना का नाम लिया था। मैं कहती थी पहले 6 महीने मुझे अंधेरा, मुझे मार्शल्ला टाइप हालात, मुझे इमरजेंसी टाइप हालात नज़र आते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता था कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, वो कोरोना है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि गैब का इल्म नहीं है, रब ने कैसे आजमाना है, कैसे निकालना है, वो रब को पता है। ठीक हो गया जी, आपने खुद ही इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात कह दी, आपका शुक्रिया। वरना ये मेरी बिगिनिंग लाइन होती है कि ये गैब का इल्म नहीं है, और जिस इल्म की दलील दी जा सके वो इल्म है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हाँ उसकी हमारे पास दलील है कि यूरेनस का साल है, जब हम एंटर हुए तो कैप्रिकॉर्न के अंदर 7 सितारे थे, और वो वही नक्शा था जो 2000 के अंदर था जब 9/11 का वाकया हुआ। और आपने ट्रंप को कहते हुए सुना कि 9/11 जैसे हालात हैं, 9/11 से बदतर हालात हैं इस वक्त में। आसमान पे बिल्कुल वही नक्शा था। ये सुरैया सितारा ये जोर पकड़ेगा, ये अच्छा, अब मुझे वैसे अच्छा लगा कि जब स्कॉलर हजरात ने भी एक सितारे का नाम निकाल लिया। देखिए हाँ। उनको भी मदद मिली कि आसमान पे एक सुरैया सितारा नमूदार होगा। सितारा नमूदार 12, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो गज़बनाक नक्शा बना था, हाँ। जो अंधेरा दे रहा था, हमने आपके शो पे कहा था कि 15 मई से हालात थोड़े से नरम पड़ेंगे। लॉकडाउन के बारे में आपने कहा, ठीक है, लॉकडाउन के बारे में कहा था, लेकिन मैंने हर जगह ये बोला था कि बहुत सारे शाजिया जी इफ और बट हैं, हमें SOPs के साथ जिंदा रहना पड़ेगा अभी कुछ देर तक, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये वाला साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। बिल्कुल। लेकिन जो अभी इस जो वाकया हुआ है जहाज वाला, इससे एक दिन पहले मैं एक टीवी पे मौजूद थी और एक साथी एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि रोशन, वो भी उस दिन वही बातें कर रहे थे, कुछ नज़र नहीं उन्हें आ रहा। मैंने कहा जी अल्लाह करे, ये सीनियर हैं, अल्लाह करे इनकी ज़ुबान सच हो जाए, लेकिन मुझे अभी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ का भी ख़तरा है, ऐसी अनहोनियों का खतरा है जो आपके वहमो गुमान में नहीं होंगी। अगले दिन जहाज वाला वाकया हो जाता है। अच्छा, ये आपने एक दिन पहले बात एक दिन पहले, एक रात पहले वो रिकॉर्ड हुआ है शो, और वो ईद के दिनों में चला होगा, और एक रात पहले वो मैंने रिकॉर्ड किया है। सुबह मैं उठती हूँ क्योंकि जुमातुल विदा था, हम भी इबादत की कोशिश कर रहे थे। असर कंप्लीट करके जब फ़ोन खोलती हूँ तो पता चलता है कि वो क्रैश वाला वाकया हो चुका हुआ है। ये वाला साल जो है शाजिया जी, ये जून में अल्लाह करे कि थोड़ा सुकून आए, लेकिन अगले महीनों में फिर कुछ ना कुछ जो 2 महीने बाद बड़ी ईद आनी है, वो भी ऐसे ही गुजरेगी लोगों की। देखिए हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो अगले 6 माह ना, वो इकोनॉमी वॉर शुरू हो जानी है, मौज की जंग शुरू हो जानी है। तो बहुत ज़रूरत थी एक स्ट्रिक्ट जो है कर्फ्यू चाहे लगा दिया जाता, आप ही के प्रोग्राम में मैं कह के गई थी, या ऐसे इकदाम जैसे यूरोप में 2 लोग भी इकट्ठे थे, वहाँ पे लॉकडाउन नरम किया गया तो उनको उसके मुस्बत नताइज मिले हैं। जब हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो ही हमने नहीं किया था इस चीज़ को, तो हमने तो एकदम आज़ादी अब दे दी है ना। मेरा ख्याल है अब प्रेशर भी था ना, हमारा कंट्री ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी इकोनॉमी जो है उसको भी आप लॉकडाउन में ले जाएं। अब जब ये स्प्रेड करेगा, अल्लाह ना करे स्प्रेड, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, अब अगर ये स्प्रेड करता है तो मुल्क की मौशी हालत कहाँ को जाती है। मुझे अगला डर ही पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्राइसिस का डर है। स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है ये स्टेबिलिटी जी शाजिया जी? फिर आप लोग, मुझे पता, मुझे सच्ची मुच्ची बुरी बातें कहते हुए मेरे अपने पट्टों में तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता आप
कि आप जैसे लोगों को जब लोग देखते हैं होप ले रहे होते हैं, लेकिन जब तक 19 दिसंबर 2020 नहीं आ जाता हमें एक अपनी अब आगे जो इकोनॉमी वॉर है, चलो हम इसमें तो नहीं कर सके, हमारी मजबूरियां थी, अब आपको वाकई थिंक टैंक बनाना पड़ेगा जो कि मुल्क की इकोनॉमी को जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हों, ताकि ये 6 महीने अगर सरवाइव और इंशाल्लाह कर जाएंगे। ये भी पाकिस्तान से उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान का मैं अगला साल रोशन देखती हूं। अच्छा, माशाल्लाह 2021 पाकिस्तान का रोशन साल नजर आता है। इस हुकूमत के बारे में, इस हुकूमत के लिहाज से भी जो सख्तियां इस हुकूमत पे भी आई हुई है, इस हुकूमत ने तो बड़ा सफर किया है, बहुत सफर किया है। अच्छा, आप यकीन करें जिस दिन इमरान खान साहब ने ओथ लिया था, मैंने कहा था कि जी ये पता 2 या 3 महीने थे, वो भी पेश गोई ऑन एयर है, मैं कहती यहाँ के बाद हनीमून पीरियड विल बी ओवर और उनका ये दौरे हुकूमत कांटों का सफर होगा। और देखिए जितने स्कैंडल्स आ रहे हैं हुकूमत के अपने लोगों के इन्वॉल्व होने के, ये भी मेरी पेश गोई सच्ची साबित हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि इस हुकूमत को होम्योपैथिक ऑपोजिशन से इतना खतरा नहीं है जितना अपने ही अंदर के लोगों से खतरा है। अभी शाजिया जी बल्कि एक प्रोग्राम पे ये है भी है कि ये साल अभी मेरी 5 पेशगोइयां अहम पूरी कर चुका है। हाँ, एक रह गई है, वो रास्ते में है, लेकिन वो बड़ी तब्दीली है फिर। अच्छा, वो 2021 में है? वो मेरा ख्याल है ये जून से शुरू होने वाले टाइम से अगला साल पूरा वो किसी भी वक्त वो तब्दीली हो जाएगी, और उसमें ये है कि उस वक्त जो तब्दीली, जो मेजर तब्दीली सामने आएगी, फिर वो पाकिस्तान जो अपनी पटरी पे चढ़ेगा लेकिन ये वाला जो ये जो 6 महीने है ना, ये अवाम को भी चाहिए कि थोड़े इस वक्त तो देखें अब कितने लोगों को अवाम घर बिठा सकती है। पाकिस्तान तो अपनी पटरी पे चढ़े, इंशाल्लाह चढ़े पाकिस्तान, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मीडिया भी तो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अहम सुतून है। मैं कहती हूँ आप लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, इतने जो मीडिया के भी हालात हुए हुए हैं, आपको पता ही है, लोग बेरोजगार भी बहुत जगहों पे हो रहे हैं। मीडिया की हाइप दोबारा से कब वैसे बनेगी? वैसे मीडिया की हाइप इसी साल से उठनी है। अच्छा, इसी साल से, क्योंकि ये यूरेनस का साल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का साल है, और या ये तरक्की है फ़ोन मोबाइल कंपनियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम वालों की, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, या प्रिंट मीडिया की। इसी साल से आप लोगों का क्राइसिस इसी साल से ही ख़त्म होने जा रहा है। 92 पे अल्लाह करे सब पे अपनी रहमत रहे, लेकिन 92 पे अल्लाह की खास रहमत है। का तो नाम ही ऐसा है। हाँ। मतलब वो तो उसका तो नंबर ही ऐसा है कि उस पे तो खास करम जो है वो होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मीडिया के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ जो आप लोगों को बताती हैं, जैसे आपने 31 दिसंबर को मेरे प्रोग्राम में कहा था इस्तग़फ़ार करें और ये सख्तियों का साथ, कोई गाइडलाइन आप लोगों को देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मैंने 2020 के जनवरी में कहा था कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, मौलवियों से इजाज़त ले कि मैं कौन होती हूँ बताने वाली, लेकिन इस साल की जो रैपिड चेंजेस थी ना शाजिया जी, उनसे डर लगता था। उन्हीं को देखते हुए कहा था कि इसका विर्द ज्यादा रखें, और अब इन हालात के बाद अभी भी रखें, क्योंकि देखें ज़लज़लों का भी खतरा है, सैलाबों का भी खतरा है, कुदरती आफात का भी, नेचुरल क्लैमिटीज़ का भी खतरा है। तो प्लीज़ अपने अभी भी वो टाइम है शाजिया, मैं फिर आपका, क्योंकि ये मेरा ये बहुत ही हमेशा क्लिप बड़ा फेमस हो जाता है, मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लें, ताकि शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क पे अब तरस आ जाए। आना है, ये मेरा ईमान है, अल्लाह करे कि अगला साल जितना हम इस साल दुख देख रहे हैं हमारे मुल्क में भी, जाहिर है हालात बेहतर हो, पूरी दुनिया में जो है ना वो हालात बेहतर हो, कोरोना को लेकर जो पूरे हालात हुए पूरी दुनिया के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सामिया, आपको इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हमारा मुआशरा इखलाकी पस्ती की आखिरी हदों से भी आगे निकल गया। आए रोज़ छोटे बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात की जो ख़बरें अब एक आम सी बात लगती है। ऐसा लगता है कि बेहिस कौम हो चुके हैं हम लोग, हमें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई ख़बर आ भी जाए तो बड़ी आम सी खबर लगती है और अवाम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। बच्चों से बदफेली का ताज़ा तरीन वाक़या चूनिया में पेश आया है, जहाँ एक पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बुराई पर आमादा ना होने पर FSC के एक तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। तालिब इल्म हाफिज समीउर रहमान के कत्ल का वाक़या चूनिया के कस्बे खुडिया में पेश आया है। बच्चे का जो वालिद थे वो इमाम मस्जिद है, उनकी
जिनके मुताबिक उनका बेटा समीउर रहमान नमाज फजर के लिए मस्जिद जा रहा था कि मासूम नामी कांस्टेबल ने उसे रोका और उसे कहा कि मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मकतूल के छोटे भाई के सामने ये सारा वाकया हुआ है। मकतूल ने जब इनकार किया, उस बच्चे ने जब इनकार किया तो पुलिस कांस्टेबल ने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया और कहा है कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा इसका नोटिस लिया है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि मासूम ज़ैनब के कातिल इमरान को भी फांसी तो दी गई थी, इसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक सका। आखिर क्यों हमारे माशरे में ये सफाकियत जो है ये बढ़ती जा रही है, दरिंदगी बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा ही रहा तो यकीन जानिए एक दिन ये मुआशरा हमारे भी रहने के काबिल नहीं रहेगा और इसके ज़िम्मेदार हम आप सब लोग होंगे। सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।